भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और आइए करते खबरों की शुरुआत विस्तार से। बाढ़ से देश के कई राज्यों में लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई है। कहीं लोगों की जान फंसी हुई है तो कहीं लोग जान दांव पर लगाकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक शख्स नदी के पानी में बह गया। किनारे खड़े लोग उसकी मदद तक नहीं कर पाए। तेज बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन इसके बावजूद दो लोगों ने नदी पार करने की कोशिश की। दोनों नदी के बीच तक चले भी आए, लेकिन तेज रफ्तार के साथ बह रही नदी ने उन्हें गच्चा दे दिया। दोनों नदी के तेज प्रवाह के सामने अपना संतुलन बनाए नहीं रख पाए। दोनों को डूबता देख दो लोग जल्दी से नदी में गए। उन्होंने एक आदमी को पानी से निकाला और उसे थामकर नदी के किनारे लाने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरा आदमी पानी में बहता चला गया। नदी में पानी का बहाव देखते हुए किसी की हिम्मत नदी में उतरने की नहीं हुई। नदी पलक झपकते ही उसे अपने साथ बहाकर दूर ले गई। हालांकि तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अलर्ट पर पूरे जिले को रखा गया है। प्रशासन और पुलिस सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ स्पेशल टीम इंदौर से और रतलाम से एसडीआरएफ की बुला रखी है, जो अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉय कर रखी है कि कहीं पर भी कोई इमरजेंसी आती है तो तत्काल ही उसमें एक्शन किया जाए। नदी में इस आदमी की खोज शुरू हुई, लेकिन इस हादसे के बाद से लोग डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी हालात ऐसे हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। तेज बारिश के बाद इलाके में चारों ओर पानी भर गया है और मंजर ऐसा है कि भगवान शिव का मंदिर भी जलमग्न हो गया है। तेज बारिश के बाद शिवना नदी उमड़ी और अष्टमुखी पशुपतिनाथ का जलाभिषेक कर लिया। पानी की सतह के ऊपर सिर्फ शिव का त्रिशूल बाकी रह गया। वहीं बस्ती के निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हुआ तो प्रशासन ने लोगों को वहां से निकाल लेना ही बेहतर समझा। सैकड़ों की तादाद में लोग कैंप में रखे गए। नहीं, स्थिति तो निश्चित रूप से इस बात की चिंता प्रकट करती कि व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद करने की आवश्यकताएं हैं। सामाजिक संदर्भों में भी हम सभी लोगों से एक ही निवेदन कर रहे हैं कि सतर्कता बरतें, और प्रशासन भी इस बात को अनाउंस कर चुका है कि निचली बस्तियों के मकान कृपा करके खाली कर दें। सड़कों पर तेज रफ्तार से बहता पानी और कमर तक पानी में डूबकर सड़क पार करते लोग। मध्य प्रदेश के इस इलाके में बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कब कोई हादसा घट जाए, कब पानी के बहाव में कोई आदमी बह जाए, कब कोई घर गिर जाए, ये डर लोगों के दिल में बैठा हुआ है। हालांकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, फिर भी नदी के इस विकराल रूप को देखकर लोग डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी हालात कम बदतर नहीं है। बड़ी तादाद में लोग बाढ़ की चपेट में हैं और प्रशासन के साथ पुलिस की टीम लोगों की जान बचाने में जुटी है। बोट पर सवार रेस्क्यू टीम दूर दराज के लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। रेस्क्यू टीम ने महिलाओं के साथ एक मासूम को भी सही सलामत बाढ़ के बीच से निकाल लिया, लेकिन अभी भी अनगिनत लोगों के लिए बाढ़ की मुश्किलें बरकरार हैं। और उत्तराखंड में भी लोगों की जान पर बनाई है। असल में मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं और चुनौती ये है कि उन्हें पार करके ही इलाके से बाहर निकला जा सकता है। इसीलिए लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। ये तस्वीरें पहाड़ी इलाकों में आम लोगों की बेबसी की दास्तान बयान करती है। इलाके से बाहर निकलने के लिए रास्ता बाढ़ की वजह से बंद हो चुका है। ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि इस नदी को पार किया जाए। मजबूरी ऐसी है कि लोग इस नदी को पार करने के लिए जान दांव पर लगाने को तैयार हैं। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि उसमें पैर नहीं टिक पा रहे, लेकिन पार तो जाना है। इसीलिए दो लोग उसके दोनों किनारों पर खड़े हो गए। आने जाने वालों का हाथ पकड़कर उन्हें नदी पार कराई जाने लगी। लेकिन ऐसे में एक मामूली सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। मानव पुल बनाकर इस मासूम को नदी तो पार करा दी गई, लेकिन इस महिला के साथ हादसा होते होते बचा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि महिला के पैर नहीं टिक पाए। वो पानी में गिरते गिरते बची, लेकिन गनीमत थी कि लड़कों ने उसे मजबूती से थाम लिया। तेज लहरों के बीच उसे किसी तरह नदी पार कराई गई। इसी तरह दूसरी लड़की भी मुश्किल से नदी पार कर पाई। रुद्रप्रयाग के इस इलाके में रोजाना लोग इसी तरह से रास्ता पार कर रहे हैं। बच्चे, पत्नी और सामान लेकर इस पहाड़ी नदी को भला कौन पार करना चाहेगा। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि पलक झपकते ही उसमें आदमी बह जाए। फिर भी ये लोग खतरा उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। नदी में ना जितने भी गाय, भैंस, बकरी सारे बह के जा रहे हैं। कोई भी रोड के बारे में सोचता नहीं है। यहाँ पर जो है कि जितनी भी जनता आती जाती है खाली नदी में तैर जाते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। रुद्रप्रयाग के बांगर इलाके में मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। बाहर जाने का यही एक रास्ता है और इसी रास्ते में ये पहाड़ी नदी है। इसीलिए मर्द हो या औरत, बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी आए दिन इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ये हमारी जो दुर्दशा आप देख रहे हैं, इस प्रकार से बच्चों का यहाँ पर आवागमन हो रहा है। ये पूरी कम से कम यहाँ पे
पर कई भैंस कई बच्चे पहुंच गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पिछले कई सालों से बरसात के मौसम में इस इलाके का यही हाल होता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों की जान पर बनाती है, लेकिन शिकायत और गुजारिश के बावजूद इस नदी पर पुल नहीं बन सका है। लेकिन तमाम इंतजामों के बावजूद सरकार के लिए बाढ़ की आपदा से निपट पाना आसान नहीं है। राजस्थान जैसे राज्य में भी बेहिसाब बारिश होने से नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। वहां की नदियां उफान पर हैं, लोग पानी से घिर गए हैं। झालावाड़ का मंजर देखकर तो कोई भी डर जाएगा, क्योंकि वहां काली सिंध नदी ने कहर ढाया है। अब तो कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर बस्ती आबाद थी। बाढ़ के पानी में बेशुमार गाड़ियां डूब गईं, भारी भरकम ट्रक पानी में समा गए, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें तक पानी में नजर नहीं आ रही थी। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। और तो और भगवान के मंदिर को भी जल समाधि लेनी पड़ी। तय करना मुश्किल है कि राजस्थान का यह हिस्सा शहर है या समंदर। काली सिंध नदी के इस कहर से झालावाड़ को कब मुक्ति मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। और कमोबेश ऐसे ही हालात कोटा के भी हैं। तेज बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव बढ़ गया और नदी का पानी निचले इलाकों में अंदर तक घुस गया। शहर के पौष इलाकों में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है और लोग बाग अपने ही घरों में जैसे कैदी बनकर रह गए। आसपास जाना भी मुहाल है। बेशक बच्चे ट्यूब पर बैठकर पानी पार करते दिखे, लेकिन पानी में डूबने के डर से ज्यादातर लोगों ने घर में ही रहना बेहतर समझा। सबसे बड़ा संकट ये है कि ऐसे हालात में खाने पीने का इंतजाम कैसे हो। सर हमारे घर में पानी भर गया, बाल बच्चे डूब गए और इतने बहुत घर गए, आधा मकान डूब गया। अब बहुत परेशानी आ रही है खाने पीने की। सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के हालात देखने पहुंचे, लोगों से मिले और उनका दुख दर्द समझा। अभी हालात ठीक नहीं है, ये देखने आया हूँ। हम सभी बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है, कैसे उनके जनजीवन को सामान्य कर सकते हैं, कैसे उनकी आवश्यकताओं को ठीक से पहुंचा सकते हैं और कैसे उनको भोजन खाद्य सामग्री दवाइयाँ, ताकि कोई जनहानि न हो। कोटा में कम समय में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। रेस्क्यू टीम के साथ सेना भी लोगों की मदद को तैनात है। बेघर होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और इस लिहाज से सरकार की तैयारी कम नजर आती है। और ऐसी ही स्थिति बूंदी की है, जहां ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का कहर है, लेकिन अभी प्रशासन नहीं पहुंचा। तेज रफ्तार के साथ बहती नदी अनगिनत गांव को अपनी चपेट में ले चुकी है। नदी किनारे तोड़ते हुए गांव के अंदर तक चली आई। मजबूर लोग चुपचाप इस आपदा को देख रहे हैं, क्योंकि इस इलाके से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। खाने पीने की चीजें खत्म हो चली हैं, घर में बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा है। पानी से घिरे सैकड़ों लोग प्रशासन की ओर से राहत के इंतजार में हैं। अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना हो रही सुनवाई जारी। सुनवाई का आज 7वां दिन था, जिसमें रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान संविधान पीठ ने रामलला विराजमान से जमीन पर कब्जे के सबूत पेश करने को कहा। संविधान पीठ ने कहा कि आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को नकार रहे हैं, आप अपने दावे को कैसे साबित करेंगे। जिस पर रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन ने विवादित जमीन के नक्शे और फोटोज कोर्ट को दिखाते हुए कहा कि खुदाई के दौरान मिले खंभों में श्री कृष्ण, शिव तांडव और श्री राम के बाल रूप की तस्वीरें नजर आती हैं। नक्शा और रिपोर्ट दिखाकर वैद्यनाथन ने कोर्ट को बताया कि विवादित ढांचे और खुदाई के दौरान मिले पाषाण स्तंभ पर शिव तांडव, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। वो बोले कि पक्के निर्माण में जहां 3 गुंबद बनाए गए थे, वहां बाल रूप में श्री राम की मूर्ति थी। वैद्यनाथन ने कहा कि सिर्फ नमाज अदा करने से वो जगह उनकी नहीं हो सकती, जब तक वो आपकी संपत्ति न हो। नमाज सड़कों पर भी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सड़क आपकी हो गई। वैद्यनाथन ने आगे कहा कि मस्जिद में मानवीय या जीव जंतुओं की मूर्तियां नहीं हो सकती। मस्जिदें सामूहिक, साप्ताहिक और दैनिक प्रार्थना के लिए होती हैं। इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कहीं पर भी नमाज अदा करने की बात गलत है, ये इस्लाम की सही व्याख्या नहीं है। हालांकि रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन ने दावा किया कि ASI की रिपोर्ट से साफ है कि मस्जिद किसी खाली पड़ी जमीन या एग्रीकल्चर जमीन पर नहीं बनी। मस्जिद एक बहुत बड़े ढांचे के ऊपर बनी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबित करें कि बाबरी मस्जिद, मंदिर या किसी धार्मिक इमारत के ऊपर बनी है। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनसे कई हथियारों समेत 10,000 रुपए और एक बाइक भी बरामद की गई। नोएडा के सेक्टर 30 में DPS स्कूल के परिसर में एक पेड़ से एक महिला कर्मचारी का शव मिला, जिसके बाद उसके पति ने हत्या की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी का पानी निचले इलाकों के साथ पशुपति मंदिर में घुसने के बाद प्रशासन ने नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की है।
बिहार के दरभंगा में भीड़ की पिटाई के बाद घायल चोर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत होने पर पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के बरगी बांध का गेट खुलने के बाद बादना नदी के पुल पर पानी पहुंच गया, जिसके बाद रायसेन में भोपाल से जबलपुर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। मलेशिया सरकार ने इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए बुलाया है। नाइक पर पिछले 3 सालों के दौरान नफरत फैलाने वाले मामले में सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया। मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया और कश्मीर में जिहाद करने की धमकी भी दी। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की तरफ से 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिक ढेर कर दिए गए। इंदौर में कुछ लोगों ने पहल की और शहीद की पत्नी को टूटे फूटे कच्चे मकान से निकालकर नया घर तोहफे में दिया। बताया गया कि 27 साल पहले बीएसएफ जवान मोहनलाल सुनेर असम में पोस्टिंग के दौरान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से उनका परिवार बदहाली में गुजर बसर करने को मजबूर था। लेकिन 1 साल पहले इलाके के कुछ लोगों ने शहीद के परिवार को पक्का घर देने का बीड़ा उठाया, जिसे ठीक 1 साल बाद अपने वादे को उन्होंने पूरा भी किया। कैसे लोग उनके नए घर के दरवाजे के बाहर हाथ रखे बैठे हैं और देशभक्ति के नारे लगाने में जुटे हैं। इसके बाद इन्हीं हाथों पर चलकर शहीद की पत्नी ने घर के अंदर गृह प्रवेश किया। बताया गया कि बीएसएफ जवान मोहनलाल सुनेर 27 साल पहले देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं था और 27 साल तक शहीद का परिवार इस टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर कर मजदूरी से अपना पेट पालने को मजबूर था। लेकिन कुछ लोगों ने पिछले साल वन चेक वन साइन नाम का एक अभियान शुरू किया और देखते ही देखते 11 लाख रुपए जमा कर लिए। इसके बाद बगैर किसी सरकारी मदद के शहीद की पत्नी के लिए ये मकान तैयार किया गया और इस साल शहीद की पत्नी से राखी बंधवाकर 15 अगस्त को उन्हें गिफ्ट के तौर पर नए घर की चाबी सौंपी गई। रक्षाबंधन के दिन ये निर्णय किया कि शहीद के लिए हमको मकान बनाना है और उनकी प्रतिमा स्थापित करना है, तो हमने 11 लाख रुपए एकत्रित करने का यहाँ पर संकल्प किया। शहीद की पत्नी से राखी बंधवाई और आज 15 अगस्त 1 वर्ष बाद शहीद का ये पूरा भवन बना हुआ है। शहीद के घर पे वही युवा जुटे हुए हैं। उनको भवन समर्पित करने का आयोजन था, जिसमें सभी भाइयों ने मिलकर के उनको भवन समर्पित किया। अब इलाके के युवा प्राथमिक स्कूल का नामकरण भी शहीद मोहनलाल सुनेर के नाम पर करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने 1 लाख रुपए से शहीद मोहनलाल सुनेर की प्रतिमा भी तैयार करवाई है, जिसे वो जल्द स्थापित करवाएंगे। इस बीच शहीद के परिवार ने पक्का मकान मिलने पर खुशी जताई और उनको घर देने के इस मिशन से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। हरियाणा के जींद में आस्था रैली में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दुश्मन के लिए वज्र के समान होगा। साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने देश को एक किया और जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर वहां विकास की राह खोली है। हरियाणा के लिए जो प्यार है वो कोई छिपा प्यार नहीं है। मोदी जी हरियाणा को अपना राज्य मानते हैं, हरियाणा के विकास के लिए जाना। मैं सिर्फ जींद की बात करता हूं। चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं। 64 फुट का दीनबंधु छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो। हिसार के अंदर बहुत जल्दी एविएशन सेवाएं एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और हिसार भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो। इस तरह से 200 करोड़ के निवेश के साथ हिसार एयरपोर्ट को बनाए। 35 किलोमीटर लंबी जींद हाथी रेल लाइन और 900 करोड़ रुपया उस पर लगाया। जींद रिंग रोड बाईपास का निर्माण पूरा होने वाला है, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, ये 3 साल के अंदर पूरा होगा। जींद से सोनीपत तक ग्रीनफील्ड हाईवे का। चुनाव आयोग ने सरकार से वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने की मांग की। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करते हुए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा और दलील दी कि इससे फर्जी वोटर कार्ड पर रोक लगाई जा सकेगी। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करते हुए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा और दलील दी कि इससे फर्जी वोटर कार्ड पर रोक लगाई जा सकेगी। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश को दुकानदार ने नाकाम कर दिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
उत्तराखंड के रामनगर में वन कर्मियों पर हाथियों के झुंड ने फिर हमला कर जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें किसी तरह वन कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हॉक फोर्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई नक्सली सामान भी बरामद किया गया है। राजस्थान के केशोराय पाटन में भारी बारिश के बाद रेफरल अस्पताल के भीतर 2 फीट से ज्यादा पानी भरने से मरीज और परिजन बेहाल हो गए। राजस्थान के बूंदी जिले के घोड़ा पछाड़ नदी में बाढ़ के चलते 4 गांव में पानी घुसने से परेशान लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहरा गया। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में अपने आवास पर दरोगा मधुप सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी ने जांच का आश्वासन दिया। बुंदेलखंड में ललितपुर जिले में भारी बारिश के कारण गोविंद सागर बांध का ऑटोमेटिक साइफन खुल जाने से हड़कंप मच गया और बांध से पानी निकलने से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने एक और चोट कर दी है। प्रशासन ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट के अवैध कब्जे वाले हिस्से को तोड़ दिया है। इसके लिए रामपुर प्रशासन के अधिकारी हमसफर रिजॉर्ट पहुंचे और रिजॉर्ट की जो बाउंड्री वॉल नाले पर कब्जा करके बनाई गई थी उसे जेसीबी मशीन के जरिए तोड़ने लगे। इसके बाद देखते ही देखते प्रशासन ने नाले पर किया गया अवैध कब्जा खाली करा लिया। सामने देखिए ये बिल्डोजर कार्रवाई कर रहा है, पूरी दीवार को यहाँ पर गिरा दिया है और सामने की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए बहुत लंबी चौड़ी दीवार थी। इसी दीवार की एक शिकायत रामपुर जिला अधिकारी और नहर विभाग की आई थी कि आजम खान ने अपनी सत्ता के रसूख में सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है। इस रिजॉर्ट की दीवार बड़कुसिया नाले की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। ये जमीन पसियापुरा शुमाली से बड़कुसिया नाले की है। नाला बनाने के लिए सरकार ने काफी पहले जमीन खरीदी थी और इस जमीन पर पक्का नाला बनाया गया था, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने इस नाले पर अवैध कब्जा कर उसे अपने रिजॉर्ट के अंदर ले लिया, जिसकी वजह से इस इलाके में पानी निकासी में समस्या आ रही है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि हमसफर रिजॉर्ट के पास ही पार्किंग के लिए भी अवैध कब्जा किया गया था। हालांकि इस मामले का केस भी एसडीएम कोर्ट में भी पेंडिंग है। हालांकि नाले पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने आजम खान को कई नोटिस भेजे थे। इसके बाद सिंचाई विभाग ने भी नोटिस भेजा, लेकिन आजम खान की ओर से नोटिस का जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उनके हमसफर रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया। ये नहर विभाग की जमीन थी और इस पर ये हमसफर रिसोर्ट है। जो ये जमीन यहाँ पे इसके बगल में जो अब्दुल्ला आजम के नाम से दर्ज है, उनके द्वारा नाले को पूरा अपने अंदर करते हुए और घेर करके लगभग 1000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री घिरवा दी गई थी और नाले को अपने कब्जे में करके उस प्रवाह को बाधित कर दिया गया था। एसडीएम के अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि नाले पर अवैध अतिक्रमण था, जिसे कई बार नोटिस देने के बाद भी जब नहीं हटाया गया तो मजबूरन उन्हें ये कार्रवाई करनी पड़ी। जो सरकार है हमारी प्रदेश सरकार, उसका किसी भी किस्म का अवैध कब्जा कहीं न रहे। हमने उसी सरकार की मंशा के अनुरूप ये एनक्रोचमेंट हटाया है आज और इसको हम कब्जा मुक्त कर लिया है। हालांकि हमसफर रिजॉर्ट पर कार्रवाई से पहले वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि कोई अनहोनी न हो। जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग के आकलन के बाद आजम खान पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही रिजॉर्ट की दीवार गिराने में प्रशासन का जो खर्च हुआ है वो भी आजम खान से वसूल किया जाएगा। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आतंकी गुटों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किया। दरअसल कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सबसे ज्यादा बेचैन पाकिस्तान सरकार और वहां के आतंकी संगठन हैं। और ये बेचैनी अब विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आ रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कश्मीर में जिहाद छेड़ने की धमकी देते नजर आए। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पीओके में हिजबुल समर्थक खालिद सैफुल्ला और नाइबर अमीर के साथ पूर्व आतंकियों ने भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आतंकियों को भारत के खिलाफ जमकर भड़काया। आप खुद हिंदुस्तान के साथ दो हाथ हो जाइए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों,
इस जलसे में बहुत सारे वो मुजाहिदीन मौजूद हैं जिन्होंने बॉर्डर इधर से उधर से इधर क्रॉस किया। यहाँ महाजरीन है, यहाँ अंसार है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुजफ्फराबाद की बस्ती को सेफ नारों से, जिंदाबाद से, मुर्दाबाद से मसलन हल नहीं होगा। एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। एक्शन काम करता है लफ्जों के बगैर। मेरे दोस्तों, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। प्रदर्शन के दौरान हिजबुल समर्थक ने राजीव गांधी के समय भारत को धमकी देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जिया उल हक की तारीफ की। याद रखिए, हमारे पास भी खिलौना है। ये जनरल मोहम्मद जिया उल हक साहब ने कहा राजीव गांधी से। अभी तक राजीव गांधी बड़े घुमंड और घरों में खड़े हैं और वो इसकी गुफ्तगू बड़े बादल नाखा से सुन रहे हैं। कहा कि राजू जी, जो खिलौना आपके पास है वो खिलौना हमारे पास भी है। आप लाजमन हमने उस खिलौने को खेलने के लिए नहीं रखा है, हमें उस खिलौने को इस्तेमाल करना है। याद रखिए, मैं ये खिलौना भारत पर इस्तेमाल करूंगा और भारत मिट जाएगा, हिंदुस्तान मिट जाएगा और हिंदुस्तान के साथ हिंदू धर्म मिट जाएगा और आप ही खिलौना इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, लेकिन मुसलमान फिर भी 56 मुल्कों में दुनिया में मौजूद हैं। मुसलमान जिंदा रहेंगे, इस्लाम जिंदा रहेगा। आपको बता दें कि सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल सरगना है और सलाहुद्दीन की अध्यक्षता में पाकिस्तानी अधिकारी हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जैसे आतंकी समूहों को इसी तरह भारत के खिलाफ प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आंख कान खोल के मैं अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कहां हुआ आस्था के नाम पर मौत का तमाशा। और साथ ही दिखाएंगे कहां विधायक के घर मिली AK-47। ब्रेक के बाद इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से आपका स्वागत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर बंद कमरे में बैठक चल रही है। पाकिस्तान ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी थी और चीन ने उसे समर्थन दिया था। चीन के अनुरोध पर ही यह बैठक हो रही है। इस बैठक से पहले इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया और उनसे कश्मीर के हालात पर बात की थी। आपको बता दें कि फिलहाल बंद कमरे में ये बैठक इस वक्त चल रही है और पाकिस्तान की तरफ से दरअसल कोशिश की गई थी कि कश्मीर में जिस तरीके से 370 को हटाया गया, उसके बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट कई तरीकों से सामने आ रही है। उनमें से एक ये है, इस मुद्दे को लेकर UNSC पहुंचा था लेकिन वहां पाकिस्तान को कोई तवज्जो नहीं मिली, तो इसके बाद चीन के जरिए अब पाकिस्तान UNSC में पहुंचा है, जिसमें इस वक्त बंद कमरे में एक बैठक चल रही है। हालांकि जो जानकार हैं उनका मानना है कि ये जो बैठक है ये एक अनौपचारिक बैठक है। दरअसल पहले कोशिश ये की गई थी कि UNSC के जितने भी सदस्य देश हैं उनके सामने ये बैठक हो, उनके सामने इस मसले पर चर्चा हो कि कश्मीर से 370 जो भारत ने हटाया है वो सही नहीं है, लेकिन इस पर सभी लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया था, जिसके बाद अब बंद कमरे में या फिर कह लीजिए कि अनौपचारिक बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इसी मसले पर देश में सियासत भी इस वक्त गर्म रही। कांग्रेस ने UN में हो रही इस बैठक को सरकार की नाकामी बताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक पूरी तरह से पूर्णतः असफलता नहीं दर्शाता? क्या आपकी सुरक्षा नीति और स्ट्रेटेजिक मुद्दों में आपकी घोर असफलता नहीं दर्शाता? कि आप एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेश मंत्री को चीन भेजते हैं इसी विषय के लिए, चीन में विदेश मंत्री जी बैठकर बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में और उनकी नाक के नीचे, भारत सरकार के नाक के नीचे चीन पीछे से जाकर पाकिस्तान की पैरवी करते हुए ये समिति की मीटिंग पूरी तरह से संयोजन कर लेता है और आज 7:30 बजे वो हो रही है। मैं आपके समक्ष
तो कश्मीर मामले में पाकिस्तान से बढ़ी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरान खान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 370 हटने के बाद इमरान खान ने युद्ध में भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दी थी। अब राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि भारत परमाणु हथियारों के प्रयोग की अपनी नीति में बदलाव कर सकता है। हालांकि रक्षा मंत्री ने लगे हाथ दावा किया कि ऐसा भविष्य के हालात पर तय होगा। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद न्यूक्लियर पॉलिसी के मुद्दे पर बहस तेज हो गई। परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि भारत युद्ध में भी परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन देश अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तब भारत इसका इस्तेमाल करेगा। पोखरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद भारत ने ये नीति तय की थी, लेकिन पोखरण में ही 5वें इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कॉम्पिटिशन के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह ने इस नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। पोखरण वो जगह है जो अटल जी के परमाणु शक्ति बनने के दृढ़ संकल्प का गवाह बना था, और अभी भी हम पहले इस्तेमाल नहीं के सिद्धांत को लेकर प्रतिबद्ध हैं। भारत इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन करता है। भविष्य में क्या होता है परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रक्षा मंत्री का यह बयान पाकिस्तान की कीचड़ भक्ति का जवाब माना जा रहा है। उनके बयान को बीजेपी के दूसरे नेताओं का भी समर्थन मिला। कांग्रेस ने भी परमाणु हथियारों के मामले में सरकार की किसी भी नीति का स्वागत करने का दावा किया, लेकिन लगे हाथ राजनाथ सिंह से परमाणु नीति साफ करने की भी अपील की। माननीय रक्षा मंत्री या तो कोई रहस्यमय वाक्य बता रहे हैं और या कोई नीतिगत बदलाव नीति में घोषणा कर रहे हैं, तो उनको मुहावरों में बात नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट देश को बताना चाहिए कि आज की हमारी न्यूक्लियर नीति क्या है। भारत के इस कड़े रुख से कश्मीर को लेकर पहले से तिलमिलाए पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद घाटी में हालात अब तेजी से बदल रहे हैं। घाटी में कई स्थानों पर टेलीफोन और लैंडलाइन की सुविधा बहाल हो गई है। इसे धीरे धीरे सभी हिस्सों में बहाल किया जाएगा। सरकारी दफ्तर खुल गए हैं और अगले हफ्ते से वहां स्कूल भी खुल जाएंगे। सोमवार से सड़कों पर यात्री वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव बी.आर. सुब्रमण्यम ने इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने ये साफ किया है कि आने वाले दिनों में पाबंदियों में छूट दी जाएगी। साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से शांति को भंग करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है। 12 of the 22 districts are functioning normally with some limited restrictions in 5 of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. इस बीच जम्मू में भी जनजीवन सामान्य हो गया। वहां स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सोमवार को खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हालात बड़ी तेजी से एक बार फिर से नॉर्मलसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक बात जम्मू की करें तो जम्मू में हालात एक बार फिर से पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। और अगर आप पीछे देखेंगे तो हम इस समय जम्मू शहर की बात करें तो पूरी तरीके से हालात सामान्य हैं। गाड़ियां चल रही हैं, स्कूल खुल चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए ऐसा ही नजारा जो है सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट का है। और हालांकि अगर बात की जाए राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की तो इन इलाकों में अभी भी हालांकि स्थिति जो है नॉर्मल जो हो चुकी है, मगर फिर भी दफा 144 को कुछ इलाकों में रखा गया है। वहां पर बाकायदा ढील दी जाती है और कहीं ना कहीं कोशिशें ये कि वहां पर भी जल्द से जल्द चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएं। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के जो है मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से हालात जो है उनको मॉनिटर किया जा रहा था। ज्यादातर जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हो चुके हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी स्थिति बिल्कुल जो है वो कंट्रोल में है, हालात सामान्य हैं, मगर एहतियातन कुछ इलाकों में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं जिन्हें बिल्कुल मॉनिटर किया जा रहा है। और समय जो आते ही जब उन्हें लगेगा कि हालात अब बेहतर हैं, वहां पर जो है अभी जो मार्केट है उनको खोल दिया जाएगा और स्कूलों को खासतौर पे जो है खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सोमवार तक जो है वो स्कूल खुल जाएंगे और जल्द ही जो लैंडलाइन सर्विसेज हैं टेलीकम्युनिकेशन की वो वहां पर रिस्टोर करने की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों को जो जिन पे पाबंदियां लगाई गई थी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर था ताकि किसी भी तरह से जो शरारती तत्व हैं खासतौर पे
सीमा पार बैठे जो लोग हैं वो किसी भी तरह से यहाँ के हालात को खराब करने की कोशिश ना करें, जिसका नतीजा जो है वो काफी गंभीर हो सकता था। और इसीलिए ये जो है एहतियातन ये रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी और अब जो है वो स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर जम्मू कश्मीर जो है वो अपने पुराने रंग में जो है वो वापस लौट आएगा। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से भारत में आतंकी घुसपैठ के जरिए गड़बड़ी करने की फिराक में। ऐसे माहौल में जम्मू कश्मीर में मौजूद सेना और एयरफोर्स समेत सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी समूह घाटी में हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में तेजी से बदलते हालात से पाकिस्तानी सेना में बेचैनी बढ़ रही है और वो आतंकियों को भारत की सीमा में भेजने के लिए लगातार फायरिंग कर रही है। हालांकि सीमा पर मुस्तैद भारतीय जवानों की वजह से उसका ये दाव उल्टा पड़ रहा है। सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना कई घुसपैठियों और पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर चुकी है। कश्मीर मसले पर हर जगह से मुंह खाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दिया है ताकि वो इस पर दुनिया का ध्यान खींच सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की फौज लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर में हुए फैसले की वजह से एलओसी पर हालात बेहद खराब हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सेना ने अपने उन जवानों की फोटो भी जारी की और कहा कि वो भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए हैं। बिहार में एक निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह के घर से AK-47 बरामद हुई है। बिहार के मोकामा में निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह के घर पड़े छापे में पुलिस ने AK-47 राइफल बरामद की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर में एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ी। हालांकि इस जर्जर इमारत को समय रहते खाली करा लिया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बंसल टी कंपनी की बिल्डिंग में हुए जोरदार धमाके में 2 कर्मचारी घायल हो गए, जबकि धमाके की वजह से आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डीएम के एक गर्भवती महिला को चौथा बच्चा पैदा करने पर डांटने के बाद विवाद खड़ा हो गया। कौन सा बच्चा है तुम्हारा? चौथा बच्चा पैदा कर रही पटियाला के संगरूर में सांड की टक्कर से घायल हुए कांस्टेबल बलविंदर सिंह की पटियाला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीआरपीएफ ने बॉलीवुड की हस्तियों के साथ मिलकर एक गाना तैयार किया है, जिसका एक टीजर जारी किया गया है। मिट्टी पे इस वतन की होना फिदा है, ये ही तो रब ने मुकद्दर लिखा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पंडर भांडा और किरना इलाके में किसानों ने 2 साल से फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की। वाराणसी के बड़गांव थाना इलाके में एक रोडवेज की बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आगरा में सांप के काटने की वजह से एक मरी बच्ची को जिंदा करने के लिए तांत्रिक अंधविश्वास का घिनौना खेल खेलते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर में टीवी देख रही थी, तभी उसे एक सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी तो ये कि सांप काटने के बाद परिजन बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि घर पर ही तांत्रिक और झाड़ फूंक करने वालों को बुलवा लिया, जो बच्ची के शव को नीम के पत्तों के बीच रखकर तंत्र विद्या और थाली बजाकर तमाशा करते दिखाई दिया। तमाशा काफी देर तक चलता रहा। लोग झूमते रहे और विश्वास दिलाया जाता रहा कि बच्ची को जिंदा कर दिया जाएगा। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। थोड़ी ही देर में तंत्र विद्या कर रहे तांत्रिक ने उस सांप को भी पकड़ने का दावा किया जिसने बच्ची को काटा था। इस दौरान तांत्रिक ने सांप को एक मिट्टी के मटके में बंद कर दिया और बच्ची को बचाने का दावा किया। बुलाने गए, अपने पकड़ के मटका बंद कर दिया। बहुत खतरनाक सांप है। कौन सा सांप है? करुआ सांप, दाना वाला। कितना बड़ा है? 2-2.5 हाथ का। बच्ची कितनी उम्र है? बच्ची मालूम में 11 साल डाली है। अब क्या प्रयास चल रहा है बचाने का? ये अगर तारी बज रही है कोई हो जाए समस्या तो बढ़िया है, बच जाए तो कल भाग से। हालांकि तांत्रिक बच्ची को दोबारा जीवन नहीं दे पाया, लेकिन परिजनों को उम्मीद थी कि बच्ची बच जाएगी। संदूक के नीचे ही मतलब इसने ये नहीं देखा, मतलब सांप देखा जरूर इसने जो काटते हुए कि मतलब कि मेरे को सांप काट गया। फिर उसके बाद ये सीरीज होती गई, फिर वो उल्टी भी थोड़ी सी घी की उल्टी हुई और दूध इसने थोड़ा बहुत ही पिया, वो अपना पेट भी दबाते रहा, फिर और ज्यादा सीरीज होती गई।
खैर, इन तस्वीरों से जाहिर है कि 21वीं सदी में जहां भारत एक नए आयाम छू रहा है, वहीं अंधविश्वास से कुछ लोग अब भी चले जा रहे हैं। बिहार के बाहुबली और निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के घर छापेमारी करके पुलिस ने AK-47 राइफल बरामद की है। पुलिस ने मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में पटना ग्रामीण SP के नेतृत्व में यह छापेमारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने विधायक के घर से 2 बॉम्ब भी बरामद किए हैं। इसके अलावा एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। बाहुबली विधायक के ऊपर दर्जनों हत्या और हत्या के प्रयास के केस पहले से चल रहे हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह पुलिस के रडार पर एक बार फिर तब आ गए जब पिछले दिनों एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जहां वो अपने सहयोगी के साथ मिलकर अपने विरोधी की हत्या की साजिश रचते हुए सुनाई दी। इसी क्रम में पुलिस ने पिछले ही हफ्ते अनंत सिंह का पटना में वॉइस सैंपल टेस्ट भी कराया था। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले को लेकर पुलिस पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह के कई ठिकानों पर दबिश बना रही थी और आज पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दलबल के साथ सुबह 3 बजे अनंत सिंह के गांव में छापेमारी शुरू की और AK-47 राइफल को बरामद किया। इधर पटना में अनंत सिंह ने आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुंगेर से JDU सांसद लल्लन सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। इलेक्शन लड़े थे लल्लन सिंह से, उन्हें परेशान हमको किया जा रहा है। नीति सिंह के बाढ़ ले गया गया है को तंग करने के लिए। नीति सिंह पहले हमारे आदमी को गोली पिस्तौल दे के उनके भागलपुर में रख ले हैं। उसके बाद हमारा अपने पूर्ति है ना जब्ती है और उसके बाद हमारा घर कोड़ रहे हैं 4 बजे भोरे से। पहलवान बजरंग पुनिया को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश ने दक्षिण कोलकाता के गोल्फ गार्डन क्लब की दीवार में कार से टक्कर मार दी, जिसमें वो मामूली रूप से घायल हो गए। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसमें पुलिस ने आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी का शक जाहिर किया है। उन्नाव में रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ऊगू नगर पंचायत के पार्टी पोस्टर में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जगह मिलने से विवाद बढ़ गया है। राजस्थान के जैसलमेर में हुई आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। गुजरात में अरावली जिले के मालपुर में एक कार में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा टल गया और कार में सभी लोग बाल बाल बच गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 50,000 रुपए की इनामी बदमाश विक्की राठी ने SSP अभिषेक यादव के सामने सरेंडर कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा के देवटा गांव में एक महिला डॉक्टर को बंधक बनाकर 3 लोगों ने गैंगरेप किया, जिसमें पीड़ित ने पुलिस पर उसकी शिकायत नहीं लिखने का आरोप लगाया। पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद इस पर सियासत गर्म है। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करके लोअर कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई और लगे हाथ अपने ट्वीट में राजस्थान सरकार की तारीफ करने से भी नहीं चूकी। उन्होंने लिखा, पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है। राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा। उन्होंने लिखा, पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है। राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है। आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा। प्रियंका के इस ट्वीट के बाद राजस्थान में हुई इस मॉब लिंचिंग की घटना पर बहस फिर शुरू हो गई है। 2017 में गो तस्करी के शक में पहलू खान पर हमला किया गया था। करीब 2 साल बाद अलवर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 6 आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन जब प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत सरकार के मॉब लिंचिंग पर बनाए कानून की तारीफ की तो बीजेपी ने पलटवार करने से गुरेज नहीं किया। और इस पहलू खान के विषय में लोअर कोर्ट में जो फैसला है ये कांग्रेस सरकार के ऊपर तमाचा है और इसके लिए माफी मांगने के बजाय वो राजनीति करके अपने आप के लिए, पार्टी के लिए वाह लूटने में लगे हैं। वहीं पहलू खान मामले में प्रियंका को अपना ट्वीट भारी पड़ गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक वकील ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। मैंने CGM की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा प्रियंका वाड्रा जो है उसके खिलाफ IPC की धारा 504, 506, 153 के साथ साथ कोर्ट की अवमानना करने को लेकर के दर्ज कराया है। संकेत यही है कि पहलू खान मामले में अदालत के फैसले के बाद सियासत और तेज हो सकती है।
कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने टीम इंडिया के कोच का ऐलान कर दिया है। सीएसी ने एक बार फिर टीम इंडिया की कमान कोच रवि शास्त्री को सौंपने का फैसला किया। चुन लिया गया विराट का सबसे बड़ा हथियार। एक बार फिर टीम इंडिया करेगी सब पर जोरदार वार। दावेदार कई थे, टक्कर भी मजबूत मिली, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। I can tell you, after the meeting of 4, 5, 6 hours, all three of us had our own marking. I didn't ask him and I didn't ask her, neither she asked me how much mark you are giving. And we all unanimously decided, after doing all the accounts and number, which took us little bit of time, definitely number 3 is Tom Moody, number 2 is Mike from New Zealand, very, very intelligent, very good young boy, and number 1 is Ravi Shastri, which you all was expecting. मीटिंग में मतभेद भी हुआ। फिर क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कपिल देव और अंशुमन गायकवाड़ ने शास्त्री के पूरे प्रोफाइल पर नजर भी घुमाई और आखिर में सीएसी इस नतीजे पर पहुंची कि रवि शास्त्री को फिर से टीम का हेड कोच चुना जाए और अब कोच रवि शास्त्री 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक कोच बने रहेंगे। साफ है, जो कप्तान चाहते थे वही हुआ। उन्होंने तो पहले ही अपनी इच्छा सबके सामने जाहिर कर दी थी। Look, the CSE hasn't contacted me yet. If they tell me we want your opinion, yes, I will definitely go and speak to them. And with Ravi bhai, all of us have a great camaraderie. Everyone in the team shares mutual respect, and we've done really well together as a group. So yeah, we would definitely be very happy if he's continuing as the coach. अब जब कप्तान ने अपनी मोहर लगा दी थी तो भला कौन उसे टाल सकता था। यही नहीं, एक जो सबसे अहम बात निकल कर सामने आई है कि इस बार कोच बनाने में सहमति पूर्व कप्तान और सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी ने भी दी थी। यानी सिर्फ कप्तान विराट कोहली ही नहीं, बल्कि कोच रवि शास्त्री के लिए माही की मर्जी भी जरूरी थी और उसके ऊपर सीएसी ने आखिरी मोहर लगा दी। Somebody knows the system and knows the players very well, can communicate well. I think he has the advantage. यानी एक बार फिर टीम की बागडोर कोच रवि शास्त्री के हाथों में ही होगी और एक बार फिर से शास्त्री का शास्त्र टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए कोहली का सारथी बनकर सबके सामने नजर आएगा। हांगकांग की पुलिस ने वहां के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इन प्रदर्शनकारियों ने वहां एक अंडरकवर पुलिस वाले को पकड़ लिया जो एयरपोर्ट पर इनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। अब इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाले को पकड़ा, उसे यातनाएं और उसे तार से बांधा और फिर लात घूंसों से उसे बुरी तरह से पीटा गया। इस दौरान पुलिस वाला लगातार बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और पुलिस वाले को पीटते रहे। इस दौरान तमाम पत्रकार तस्वीरें बनाते रहे, लेकिन इस पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। हालांकि बाद में दूसरे पुलिस वाले पहुंचे और बड़ी मुश्किल से इस पुलिस वाले को इन प्रदर्शनकारियों के चंगुल से छुड़वाया गया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली में सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सदैव अटल पर हुई प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के जोधपुर जिले में हथियारों की तस्करी के लिए जाने जाने वाले लोहावट इलाके में गैंगस्टर का हथियारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी। मुंबई के पवई में आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में गुरुवार की रात एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए कृष्णा नदी के किनारे बने अपने घर को खाली कर दिया। उत्तराखंड के चंपावत जिले में देवीधुरा के मंदिर के परिसर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और एक दूसरे पर पत्थर फेंककर बकवाल मनाया और करीब 8 मिनट तक चले पाषाण युद्ध में सैकड़ों लोग घायल हुए। यूपी के गाजियाबाद में एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि इस बार जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाए। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेता सैफ अली खान का जन्मदिन है। उन पर फिल्माए गए इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अब सोमवार को मुलाकात होगी। नमस्कार।